हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं मक्का में लगने वाला एक मुख्य रोग है जिसे बोलते हैं स्टार्च रॉट ऑफ यानी मक्का का तना सड़न रोग या मक्का का वृंत सड़न रोग। देखिए, जो स्टार्च रॉट ऑफ है यानी तना सड़न जो रोग है, ये फंगस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। बैक्टीरिया में ज़्यादातर दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो इरविनिया स्पेसीज है वो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा मेन है। और जो फंगस की अगर बात करते हैं तो पीथियम है, फ्यूजेरियम है, सिपलोस्पोरियम है। ये तीन फंगस जो है मेन है जिनके द्वारा की जो है फंगल बैक्टीरियल रोट होगा मेज़ में। ठीक है, जो बैक्टीरियल रोट की सबसे पहले बात करते हैं अपन। बैक्टीरियल रोट जो है तने का, वो सबसे पहले भारतवर्ष में बिहार के अंदर एक जगह है पूसा, वहाँ पे देखा गया था। और इसकी रिपोर्टिंग साइंटिस्ट थे डॉक्टर प्रसाद, उन्होंने 1930 में की थी। ठीक है, उसके बाद हिंगोरानी और उसके साथियों ने 1959 में इस रोग पर डिटेल स्टडी की और इसके रोग कारक का पता लगाया और रोग का पूरा उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, इसके जो जीवाणु तना सड़न रोग है मक्का का, इसका जो संक्षिप्त में पूछा जाए कि इसका लक्षण क्या है, मेन लक्षण क्या है, तो सबसे पहले पत्ती और पत्ती के आवरण का रंग का उड़ना। ठीक है, दूसरा दुर्गंध आना, फॉल स्मेल आना। ठीक है, और तीसरा है पौधे का शीर्ष भाग का पौधे के अन्य भाग से अचानक अलग हो जाना। ठीक है, और तने के अंदर कसा रंग उड़ेगा और चिपचिपी सड़न तने के अंदर पैदा हो जाएगी। ये इसके मोटे मोटे मुख्य लक्षण हैं। और डिटेल में बात करें, इसके विस्तार से लक्षण की बात करें तो जो जीवाणु जनित तना सड़न रोग है, इसके लक्षणों में पत्ती के आवरण, तने की गांठ जो होती है तने की, उनका रंग सबसे पहले उड़ेगा और उसके बाद तेजी से रोग का प्रकोप तने में फैलता है और दूसरी पत्तियों में फैलने लगता है। जो उत्तक हैं तने के या पौधे के, वो सड़ने लगते हैं और पौधे का ऊपरी हिस्सा आसानी से बाकी हिस्से से अलग हो जाएगा। पौधे के अंदर स्मेल आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी। और तने को लंबाई से अगर काट के देखते हैं तो अंदर का रंग आपको उड़ावा मिलेगा और चिपचिपी सड़न वहाँ पे आपको नजर आएगी। और ये चिपचिपी सड़न जहाँ तने की गांठें हैं वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी आपको। कारण क्या है कि जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो अपने आप एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं आ सकता। और जो गांठें जो होती हैं वो रुकावट हैं, वहाँ पे इन जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी, इसलिए उस स्थान पर इस रोग की सड़न या दुर्गंध सबसे अधिक मिलेगी। और खेत के अंदर इसके जो पौधे आपको वो टुकड़ों में छितरे हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ इंसेक्ट्स हैं, बोरर हैं, वो इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाते हैं। अगर भारी वर्षा है रुक रुक कर और साथ में तापक्रम ज़्यादा है तो इस ऐसे मौसम में इस रोग का प्रकोप वो है वो ज़्यादा बढ़ता है। अब इसका जो पैथोजन है, रोग कारक है, बैक्टीरिया बताया मैंने आपको, उसका नाम है इरविनिया क्राइसेंथेमी पैथोवॉर्जिया। ठीक है, अब इसको इरविनिया कैजेंथेमी बोलते हैं इसको, या इरविनिया क्राइसेंथेमी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये इसका रोग कारक है। और ये जो रोग कारक है, इसकी लाइफ साइकिल या इसका जीवन वृत्तांत 1 साल से ज़्यादा नहीं होता। दूसरा, ये हमेशा डंठलों में, जो डंठल जमीन के ऊपरी सतह पर पड़े रहते हैं कटाई के बाद, उसमें ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, प्रूफ नहीं मिला है कि बैक्टीरिया ये सीड बॉर्न है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो और नमी हवा में हो, लगातार बारिश हो रही है, या आप स्प्रिंकलर से भी उसकी सिंचाई करते हैं पौधे की,
तो रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा। कारण क्या है कि ज़्यादा बरसात में या स्प्रिंकलर से पानी पत्तियों की सतह पर इकट्ठा होता है या झुरमुट में इकट्ठा होता है, और जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पानी गर्म होने लगता है, और गर्म होने से क्या होगा, उस गर्म पानी से पौधे के जो उत्तक हैं वो मरने लगते हैं, उनमें छिद्र हो जाते हैं, और बैक्टीरिया उन छिद्रों से आसानी से पौधे में प्रवेश करके और संक्रमित करने लगता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी इसके अंदर सिंचाई जो है वो सतही सिंचाई करें हमेशा। इसलिए इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है इस रोग का, वो इरिगेशन वाटर है। ठीक है, और जो गांठें संक्रमित होती हैं इसकी, वहाँ से रोग कभी कभी जो इंसेक्ट्स होते हैं, बोरर होते हैं, वो दूसरे स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान इस रोग को ट्रांसमिट करते हैं। अब इसका डिजीज साइकिल की बात करते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया ये है बताया, इल्यूमिनिया जो है वो सोयल बॉर्न है। ठीक है, और अपनी एंट्री प्लांट में हमेशा थ्रू वोंड से बनाएगा, यानी अगर पौधे के उत्तक में छिद्र हैं या वो मरने लगे हैं, उनके थ्रू ही ये बैक्टीरिया पौधे में एंटर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, और सेप्रोप्रोटेक्टिव वे के अंदर ये बैक्टीरिया ये है जो पौधे के मृत अवशेष हैं उसमें पड़ा रहता है, और अगले साल जब आप बिजाई करेंगे तब ये अटैक करेगा पौधे पे। और जो बोरर इंसेक्ट्स हैं वो इस रोग को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नियंत्रण की बात करते हैं इस रोग की रोकथाम के बारे में। देखिए, रोकथाम के बारे में, इस रोग की रोकथाम के लिए अपने को इंटीग्रेटेड वे ऑफ अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी समेकित उपचार ही अपनाना पड़ेगा, जिसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, केमिकल कंट्रोल भी है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी हैं, वो सब एक साथ अपनानी पड़ेंगी, तब इस रोग का कंट्रोल होगा। अब क्योंकि पहली बात मैंने आपको बताई कि ये ज़्यादातर इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है, इरिगेशन वाटर है, तो आप इसमें सिंचाई के अंदर क्लोरीन मिलाइए, आप इस रोग का प्रकोप कम होगा। या उस खेत की मिट्टी को आप ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करें, उसके लिए 10 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति हेक्टर की दर से आप मिट्टी में मिलाएं, फिर सिंचाई करें आप। और 10 जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें 33% के आसपास क्लोरीन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उत्पाद हैं उसको काम में लें आप। और आप ध्यान रखें कि मक्का की फसल में इस रोग के प्रकोप होता है, हर साल होता है, तो अपनी फसल में नाइट्रोजन का अधिक उपयोग कभी नहीं करें। और नाइट्रोजन आप जो दे रहे हैं पौधों को वो टुकड़ों में दें, एक साथ नहीं दें आप। और पोटाश का जरूर उपयोग करें। देखिए, 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर के हिसाब से आप यूज़ करते हैं तो रोग का प्रकोप है वो काफ़ी कम होगा। जल भराव नहीं होना चाहिए खेत में, आप पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए आपको। और अगर खड़ी फसल में बीमारी आ जाती है तो आपको छिड़काव करना पड़ेगा। छिड़काव के लिए, क्योंकि ये कौन सा जीवाणुजनित रोग है, तो आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज़ करनी पड़ेगी। 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, अगर ये नहीं मिलती है तो एग्रीमेसिन यूज़ कीजिए आप 60 ग्राम। इन दोनों में से कोई भी मिलता है उसको 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में मिला के प्रति हेक्टर पर छिड़काव करें, पानी मिला के। यानी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों का मिक्सचर करके आपको स्प्रे करना है इस पर। ठीक है, और एक आप ध्यान रखें आप कि दिन में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब सिंचाई नहीं करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सिंचाई कर रहे हैं आप, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से पौधे के उत्तक का क्षय होगा और वहाँ से बैक्टीरिया अपनी एंट्री बनाएगा। ठीक है, और जहाँ ये रोग लोकलाइज्ड है यानी हर साल आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो ग्रीन मैन्योरिंग यानी हरी खाद का उपयोग कर रहे हैं आप, जो फसल के अवशेष हैं उनको आप मिट्टी में दबा दें, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल 1 साल ही है। अगर मिट्टी में दबा दी आपने तो इसकी जो लाइफ साइकिल टूट जाएगी और अगले साल ये रोग नहीं आएगा। और हमेशा कोशिश करें कि
रेजिस्टेंट वैरायटी या रोग को सहने वाली वैरायटी किस में आप बुआई करें। इसमें जैसे हाइब्रिड गंगा सफ़ेद 2 है, DHM 103 है, PSCL 3438 है, KH 9451 है, KH 121 है, KH 2001 है और KH 2005। एक हाई शेल और है। इनमें कोई भी आपको किस्म मिलती है वो आप इसके लिए बुआई करें, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेम रोट है, ये तो बताया मैंने आपको बैक्टीरिया के द्वारा। दूसरा जो स्टेम रोट है जो कि फंगस से आता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो फंगस से जो स्टेम रोट आता है अपने क्षेत्र में, इधर ज़्यादातर जो है वो फ्यूजेरियम से आता है। उसको फ्यूजेरियम स्टॉक रोट बोलेंगे, फ्यूजेरियम वर्म रोग बोलेंगे। और फ्यूजेरियम वर्टिसिलॉइड्स जो है फंगस, उसके द्वारा होता है। कौन सा? फ्यूजेरियम वर्टिसिलॉइड्स। और इस रोग का फैलाव ज़्यादातर कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में है, राजस्थान में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण, इसके सिम्टम्स जो हैं, जब फसल मैच्योरिटी पे आएगी यानी पकने की अवस्था में होगी तभी इसके लक्षण आपको नजर आएंगे। और जो रोगजनक है यानी फ्यूजेरियम जो है वो ज़्यादातर जो जड़ का जो अपर पोर्शन होता है, शीर्ष क्षेत्र, उसको प्रभावित करता है। आप ऐसे पौधे के तने को अगर बीच में से चीरेंगे आप, तो वहाँ का जो पित्त पोर्शन है वो डिसइंटीग्रेटेड मिलेगा आपको, ठीक है, टुकड़ों में मिलेगा आपको। और वो उसका कलर जो है, उसका रंग जो है पित्त क्षेत्र का, जो कि जो एक्चुअल में जाइलम पोर्शन है, उसका जो रंग जो है वो भूरे रंग का, गुलाबी रंग का, या आखिर में जाके करीब करीब ब्लैक रंग का हो सकता है। और उसमें आप ध्यान से देखेंगे आपको तो छोटे छोटे आपको स्क्लेरोसिया भी नजर आएंगे, ठीक है। अब रोग चक्कर के बारे में बात करते हैं। देखिए, पैथोजन जो है वो सोयल के अंदर जो पिछली साल फसल के अवशेष पड़े हैं उसमें क्लेमाइडोस्पोर के रूप में सर्वाइव कर रहा है। यानी फसल काटने के बाद जो रोगी अवशेष पड़े हैं खेत में, उसमें फंगस क्लेमाइडोस्पोर के रूप में सर्वाइव करेगा, अपनी सर्दी गुजारेगा। और सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों स्पोर या दोनों तरीके से ये पौधे को इन्फेक्ट करेगा। अगर पौधे के उत्तक ढीले हैं, उन पे घाव है, तो अटैक जल्दी होगा और ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादातर रोगजनक जो है वो अंतर्परव के आंतरिक भाग को प्रभावित करता है, ठीक है। और अलैंगिक बीजाणु पूर्व के भारी हिस्सों के वलय में विकसित होते हैं और लैंगिक बीजाणु जो हैं वो डंठल के आधारित भाग में विकसित होंगे। ये दोनों स्पोर में डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? अलैंगिक बीजाणु है, जब एसेक्सुअल स्पोर हैं वो तो पूर्व के बाहरी हिस्से में वलय के रूप में विकसित होते हैं, और जो सेक्सुअल हैं वो डंठल के आधारभूत भाग पर विकसित होंगे, ठीक है। अब जो इसका कंट्रोल मेजर क्या है? सीड ट्रीटमेंट पहली बात करेंगे, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट में आप कार्बन एंजाइम हमेशा यूज़ करें इसके लिए, फ्यूजेरियम के लिए 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और कन्वेंशनल आप यूज़ करते हैं थायरामिक है, उसकी मात्रा 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, ठीक है। पिछली फसल का जो अवशेष हैं उसको आप नष्ट कर दें, गहरी जुताई करें और पौधों की संख्या जो रिकमेंडेड है उतनी रखें, आप ज़्यादा नहीं बढ़ाएं आप, ठीक है। और जो फसल चक्र अपना रहे हैं आप, उसमें सोयाबीन को जरूर इंक्लूड करेंगे। सोयाबीन जो है वो एक तरह से इसकी नॉन होस्ट क्रॉप है, इसलिए उसको जरूर क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड करें आप। और नाइट्रोजन का उपयोग जो रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करें, टुकड़ों में करें। और पोटाश खाद का उपयोग अवश्य करें, ठीक है। और बायोलॉजिकल यूज़ करना है, कंट्रोल करना है आपको, तो ट्राइकोडर्मा द्वारा सीड ट्रीटमेंट करें आप 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और बुआई के समय आप ऐसा करें, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी कोई दोनों मिल जाता है, इसको 10 ग्राम बायोजेन या 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम FIM मिला के, और जिस खूड़ में आप बिजाई करेंगे उसमें आप मिट्टी में मिला के इसको बुरकाते जाएं और फिर बुआई करें, ठीक है।
और फिर अंत में जो इसका है कंट्रोल मेजर वो है कि रोग रोधी किस्मों की बुवाई। उसके लिए DHM 103 है, गंगा सफ़ेद 2 है, या करीमनगर मक्का है, इनमें से कोई भी मिलती है आपको, RJ 2020 है, इनका उपयोग करें तो इस रोग का प्रकोप कम होगा। ओके।